Check out ASAP Law's books on judiciary and UPSC. Coupon code and details in description box. हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कल अयोध्या में राम टेम्पल का शिलान्यास हो गया। बहुत भव्य समारोह रहा। प्रधानमंत्री जी ने अच्छा कहा कि अब जो है श्री राम से जय सिया राम की तरफ बढ़ा जाए, सारे देश को साथ में लेके चला जाए। हम 49 तक आ गए हैं कि बाबरी मस्जिद के किस तरीके से लॉक्स खोले गए और एक मस्जिद को एक मंदिर में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद ताले लगा दिए गए, लेकिन सुबह और शाम उसमें पूजा होती है और भगवान का भोग लगाया जाता है। आज मैं इस कहानी को ले जाऊंगा 1986 तक, जब ये मस्जिद के ताले जो हैं वो अचानक खोले जाएंगे और वो क्यों खोले गए उस पर बड़ी डिबेट रही है स्कॉलर्स में। सैकड़ों आर्टिकल्स हमने इसमें पढ़े हैं और ऐसा प्रेजेंट किया गया है कि मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ने और मुस्लिम लीडरशिप और उलेमा ने पर्सनल लॉ बचाने के लिए और शाहबानों को ख़त्म करने के लिए कुछ एक कंप्रोमाइज़ सा किया, जिस कंप्रोमाइज़ में ये हुआ कि भाई जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा है उस पर हम खामोश हो जाएंगे। आरिफ मोहम्मद खान साहब जो कि गवर्नर हैं केरला के, वो इस पे बोलते भी रहे हैं और लिखते भी रहे हैं, और हमारे कई बड़े उलेमा जो थे वो ये भी कहते रहे या उन्होंने लिखा कि बहुत सी मस्जिदें जो हैं वो अगयार के कंट्रोल में हैं। मैं ये इसमें समझना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इसको तो हम देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या पहले मुस्लिम अपीजमेंट हुआ अब फिर हिंदू अपीजमेंट के लिए राजीव गांधी ने मस्जिद के ताले खुलवा दिए। इसको टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे बड़ी बात मैं एक शुरू में कहना चाहता हूं कि क्या ये जो पूरा हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है, एग्रेसिव हिंदुइज्म है, हिंदुत्व है, इसको बढ़ावा देने में, इसके उभरने में मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम उलेमा इन्होंने कोई रोल प्ले किया? ये एक बड़ी इंक्वायरी इसमें होने जा रही है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। 1949 में आपको मालूम है वहां पे ताले लग गए। मुसलमानों की अब नमाज जो फ्राइडे तक होती थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, बंद हो गई है। 1961 तक कोई केस मुसलमान नहीं कर रहे। 61 में अचानक सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो केस फाइल करता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड भी जो है वो सरकार का ही एक एजेंसी है, सरकार का कंट्रोल है। जो सेक्रेटरी वक्फ है उसके अंडर में होते हैं, जो उसका चेयरमैन होता है वो आमतौर से एक आईएएस ऑफिसर होता है, और वो आईएएस ऑफिसर जो है वो जाहिर है कि सरकार की उससे बहुत क्लोज डीलिंग होती है। आइए इन सब चीजों को समझ लेते हैं। मुझको ये कहना है कि इस पूरे एपिसोड में 49 से लेके और 92 तक भी आप देखेंगे, हमेशा स्टेटस को का मीनिंग बदलता रहा है। ये बात आज हम देखेंगे, और इस बदलते हुए स्टेटस को के मीनिंग में हमेशा मुसलमान डिसएडवांटेज में रहे हैं। ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से सरकार और जुडिशरी दोनों जो रूल ऑफ लॉ के क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं पूरी दुनिया में, जिनमें यूनैनिमिटी है, उनको अपहोल्ड करने में उनमें कहीं ना कहीं कमी रह गई, और किस तरह पॉलिटिकल इंटरेस्ट हावी हो गए हिंदू फंडामेंटलिज्म पे भी और मुस्लिम फंडामेंटलिज्म पे भी। और आज वो सिचुएशन हो गई है जिसकी वजह से समाज में एक दरार पड़ी हुई है। कल अच्छी बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि अब ये यूनिटी आनी चाहिए और सबको मिल के रहना चाहिए। शाहबानों का केस एक मेंटेनेंस का केस था, उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड इन्वॉल्व हो गया, फिर उस जजमेंट को ओवर रूल कराया गया। एक जजमेंट का ओवर रूल होना कोई नई बात नहीं है। कम से कम 100 केसेस में जानता हूं जहां सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसे पार्लियामेंट ने या सरकार ने ओवर रूल कर दिया। चीफ मिनिस्टर फॉर्मर बंगले नहीं रख सकते, उत्तराखंड में भी आपने देखा और यूपी में भी सरकारों ने उसे ओवर रूल कर दिया। जलीकट्टा में ओवर रूल कर दिया। दलितों का मामला था, SC ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया था। अभी आपने देखा था किस तरीके से उसमें पिछले साल प्रोटेस्ट हुई 2 अप्रैल को,
और फिर जून के आते आते लॉ बन गया था। 2018 का मामला है शायद। तो इस केस में भी एक लॉ बना और उस लॉ से ये कोशिश की गई कि वो ओवर रूल हो जाए। जिस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन हुआ उसमें अल्टीमेटली ये हुआ कि मुस्लिम लीडरशिप को न खुदा ही मिला न विसाल सनम। अब इस पूरे जजमेंट में एक बहुत चीज जो थी, जो हमारे जजेस अननेसेसरली कुरान को, हिंदू स्क्रिप्चर्स को जजमेंट्स में लाते हैं, ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। ये एक केस सीआरपीसी के तहत था, सीआरपीसी के तहत उसका डिसीजन हो गया था। गैर जरूरी है कि अपने जजमेंट को रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से जस्टिफाई किया जाए, मगर वो हुआ। और जब ये हुआ कि साहब आयत नंबर 241 कोट कर दी गई, तो अब फंडामेंटलिस्ट को यह मौका मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट कुरान को इंटरप्रेट कर रही है और उसमें एक मोबिलाइजेशन जो है वो हो गया। अब आप ये देखिए कि ये जो अनलॉकिंग हो रही है मस्जिद की, ये हो रही है 1 फरवरी 1986 को, और जो शाहबानों के केस को पलटने की कार्रवाई होगी वो बिल इंट्रोड्यूस होगा 25 फरवरी 1986 को। इसका मतलब पहले हिंदू अपीजमेंट होगा और फिर बाद में मुस्लिम अपीजमेंट होगा। यहां यह भी बता दें कि यह हिंदू जागरण मंच जो है, इसने मुजफ्फरनगर में मीटिंग की, उसमें गुलजारी लाल नंदा जो फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे वो शामिल हुए, करण सिंह कांग्रेस के थे जाहिर है के शामिल हुए, और आपके दादू दयाल खन्ना यूपी में मिनिस्टर रहे वो शामिल हुए। 1983 में ही जो है एक लेटर लिखा गया जिसमें प्राइम मिनिस्टर से यह कहा गया कि साहब आप इस मामले को हल कर दें, और एक श्री राम भूमि मुक्ति ऑर्गेनाइजेशन बन गया। 7 अक्टूबर 1984 को सरयू नदी से जो है एक प्रोसेशन चला, हजरत महल पार्क लखनऊ में पहुंचा। एनडी तिवारी को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया और ये कहा कि भाई ये हिंदुओं के इस समुदाय को ये दे दी जाए जमीन। फिर श्री राम जानकी रथ जो था वो चालू हो गया और वो 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली पहुंचा। ये मूवमेंट देखिए चल रहा है शाहबानों से पहले, इसलिए सिर्फ शाहबानों को और मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट और उलेमा को पूरा ब्लेम देना भी सही नहीं होगा। वो वहां रुक गया मामला क्योंकि उस दिन इंदिरा जी की हत्या कर दी गई, पूरे देश में राइट्स हो गए। और जब इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी चुनाव लड़ेंगे तो उनको 405 सीटें मिलेंगी। क्यों सीटें मिल रही हैं? क्योंकि हिंदू एक्सट्रीम राइट जो है वो अब कांग्रेस की सपोर्ट में है। क्यों कांग्रेस की सपोर्ट में है? आपको मालूम है कि कांग्रेस ने इस बीच क्या किया था, सिख राइट्स के बारे में आप याद कर लें। फिर 30 जून 1985 को सरकार बन गई है राजीव गांधी की, बहुत बड़ी मैसिव मेजॉरिटी है। 30 जून 1985 को राम जन्म मुक्ति का समापन हो रहा है और एक डेडलाइन दी जा रही है कि भाई 6 मार्च 1986 तक बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोल दीजिए, वरना ये मूवमेंट जो अभी है ओपन द लॉक मूवमेंट, ताले खोल दीजिए मूवमेंट, ये बन जाएगा ब्रेक द लॉक मूवमेंट के ताले तोड़ दीजिए। और ये बात के बाद 250 हिंदू एमपीज ने सरकार को भी लिखा कि भाई इस मामले में कोई कदम लिया जाए, और अल्टीमेटली ये डिसीजन राजीव गांधी ने कर दिया कि भाई 6 मार्च 1986 से पहले ताले खोल दिए जाएंगे। वो ताले 1 फरवरी 1986 को खोल दिए गए और ये अपीजमेंट जो है ये शुरू हो गया। अब मैं यहां पे ये कहूंगा कि अगर ये शाहबानों वाला मामला ना होता तो जो मुस्लिम अपीजमेंट की बोगी बनाई गई और एक छड़ी ये मारी जाती है मुसलमानों को, ये ना मारी जाती। फिर आप देख लें कि 5 जनवरी 1986 को फरहत अली साहब चेयरमैन थे यूपी वक्फ बोर्ड के, उनसे बात की यूपी के होम सेक्रेटरी माता प्रसाद ने कि यार ये केस वगैरह सुन्नी वक्फ बोर्ड का खत्म हो जाए, वो बात बनी नहीं। फिर 25 जनवरी को उमेश चंद्र, ये पार्टी नहीं है, ये मुंसिफ कोर्ट में जाते हैं और ये कहते हैं कि साहब ताले खोल दिए जाएं। मुंसिफ ये कहता है भाई ऐसे तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं, ओरिजिनल पार्टीज को भी पार्टी बनाया जाए, अभी उसका जजमेंट नहीं हुआ लेकिन उसकी अपील हो गई डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। ये के एम पांडे साहब थे और के एम पांडे साहब ने 1 फरवरी को
एसपी और डीएम की गवाही लेते हुए कि भाई मूर्तियों को कोई खतरा तो नहीं होगा अगर हम ताले तोड़ देंगे। उनका नहीं, मूर्तियां बिल्कुल सेफ हैं। और शाम को अचानक जो है 4:00 पर वो ताले खोलने का ऑर्डर हो गया। वहां पे वो जो ओरिजिनल पार्टीज थी वो पहुंची कि हमें भी सुन लो, उनकी वो एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी गई। दूरदर्शन पहले से तैयार था, उसने पूरा ये टेलीकास्ट कर दिया। और घर पहुंचकर के एम पांडे साहब ने लिखा कि दरअसल उस दिन कोर्ट में एक काला बंदर को मैंने बैठे देखा, उसे लोग खाना खिला रहे थे, उसने खाना नहीं खाया और जब वो घर पहुंचे तो वही बंदर उनके घर पे भी बैठा था, उसको नमस्ते करके वो अंदर चले गए। अब ये मैं कंक्लूड कर रहा हूं, देखिए कि ये पूरी स्टोरी जो है उस पूरी स्टोरी में निकल के ये आ रहा है कि हिंदूज का मोबिलाइजेशन पहले से हो रहा है, लेकिन उसको परवान चढ़ाने में मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट और पर्सनल लॉ बोर्ड, इन्होंने पर्सनल लॉ को बचाने के लिए ये हालात को नहीं समझे, हिंदू सेंटिमेंट्स को नहीं समझ पाए और उसके नतीजे में ये हो गया मामला कि जो एक पॉलिटिक्स सजेस्ट की थी राजीव गांधी को कि हिंदू इससे खुश हो जाएंगे ताले खोल दो, मुस्लिम इससे खुश हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का शाबानो जजमेंट बदल दो, वाकई में दोनों खुश नहीं हुए और राजीव गांधी 1989 का चुनाव हार गए। आइए देख लीजिए। अब आपको मालूम है कि लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के 1 महीने के अंदर अंदर ताले तोड़कर मस्जिद में किस तरह से मूर्तियां रख दी गईं और किस तरह से इस पूरे पीरियड में स्टेटस को ऑर्डर जो लॉ में हम लोग जानते हैं उसका एक नया मीनिंग दिया गया। और इस मीनिंग में हमेशा जो मुस्लिम पार्टी थी वो डिसएडवांटेज पे रही और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों किस तरीके से रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने में फेल हुए। ये भी एक चीज बात सामने आएगी कि अगर आपकी लीडरशिप दूर तक नहीं देखती और लीडरशिप जो है वो आपकी अपने आप को जिताने के लिए या अपने आप को लीडर बनाने के लिए सेक्टेरियन रिलीजियस इश्यूज का मिसयूज करती है, वो चाहे मुस्लिम लीडरशिप हो चाहे हिंदू लीडरशिप हो। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दोनों लीडरशिप इस टेस्ट पे फेल होती हैं तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है। कि किस तरीके से ये बात कही जाती है बहुत, और मैं भी कल की रिसर्च करने से पहले तक इस बात को समझता था कि ये जो मुस्लिम लीडरशिप है इसकी ये जिम्मेदारी है कि इसने शाहबानों के केस को पार्लियामेंट से पलटवाने की खातिर एक हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म को बढ़ावा दिया। आरिफ मोहम्मद खान साहब जो हैं हमारे बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं, अब तो गवर्नर हो गए हैं केरला के, उनकी भी ये थीसिस है, वो भी बहुत एम्फेसाइज करते हैं इस रिवर्सल का। तो मैं ज़रा सा आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक तो ये देखिए कि ये शाहबानों का जजमेंट जो है ये आएगा अप्रैल 1985 में, और ये जो 1986 का एक्ट है इसका बिल इंट्रोड्यूस होगा 25 फरवरी 1986 में और ये बाद में एक्ट बनेगा 19 मई 1986 को। अभी पिछले साल की बात है, 20 मार्च को SC/ST जजमेंट आया और आपको मालूम है जून तक पार्लियामेंट ने उसे ओवरटर्न कर दिया और उसमें भी काफ़ी वॉयलेंट 2 अप्रैल का आप याद करेंगे दलित प्रोटेस्ट हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के केस को पार्लियामेंट का बदल देना कोई नई चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसको सैकड़ों केसेस में लागू कर चुकी है और कम से कम 100 केसेस मैंने इकट्ठे किए हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदला गया। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस केस में ये जजमेंट बदला जाना चाहिए था। इनफैक्ट मेरा ओपिनियन ये है कि ये मुस्लिम लीडरशिप का, मुस्लिम उलेमा का ये फेलियर था कि उन्होंने एक नॉन इशू को शाहबानों के केस में एक बहुत बड़ा इशू बनाया। अब जरा सा हम ये समझ लें कि ये क्या केस था, क्योंकि ये बार बार बात आ रही है तो मैं चाह रहा हूं कि ये डाउट भी और ये मिथ जो है ये क्लियर कर दूं। केस ये था कि एक 43 ईयर से कोई मैरिड कपल था, उनमें आपस में कुछ इख्तिलाफात हुए, 2 साल से वो बाहर रह रही थी और इन 2 साल में मोहम्मद अहमद उनको मेंटेनेंस 200 रुपए पर मंथ दे रहे थे। उसके बाद वो मजिस्ट्रेट के यहाँ गई, मजिस्ट्रेट ने 25 रुपए महीने की मेंटेनेंस दी। फिर उसकी अपील जबलपुर हाई कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट ने 179 रुपीज
और 20 पैसे पर मंथ की मेंटेनेंस दी। लॉ ही जो था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें मैक्सिमम मेंटेनेंस थी ही 500 रुपए। इस फैसले के खिलाफ मोहम्मद अहमद जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट आए और वो गलत बात थी, और फिर पर्सनल लॉ बोर्ड इन्वॉल्व हो गया। इस जजमेंट की अपोजिशन इसलिए हुई कि ये केस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत था, ये पर्सनल लॉ का केस नहीं था। पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें गलत इन्वॉल्व हो गया था, और जज जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ की गलती यह थी कि उन्हें भी केस को सेक्शन 125 और 127 के ही तहत डिसाइड करना चाहिए था। इशू यह था कि अगर आपने मेहर दे दिया तो क्या आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई। अब जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहा कि मेहर वो अमाउंट नहीं है जो ड्यू है ऑन डिवोर्स। वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेहर मैरिज की कंसिडरेशन है, आइडियली मैरिज के वक्त देना चाहिए, इसमें डिले नहीं करना चाहिए। गलती यह है जस्टिस चंद्रचूड़ की कि उन्होंने इसमें अननेसेसरली कुरान को कोट किया, वर्स नंबर 241। यह हमारे जजेस की बड़ी परेशानी की बात है कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं, लेकिन ये सेकुलर कंट्री के जजेस रिलीजन जितना अपने जजमेंट्स में लाते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको अफसोस होगा। अभी 2 साल पहले की बात है, यूथेनेजिया का जजमेंट है कि साहब हिंदुइज्म में ये है और इस्लाम में ये है और फला में ये है। ये जजेस का जो ऑब्सेशन है कि वो सेकुलर लॉ को रिलीजन के बेसिस पे जस्टिफाई करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत ऑब्सेशन है, और इसकी अपोजिशन हुई थी उस वक्त। अब आप ये देख लीजिए कि इस केस में आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बहुत जबरदस्त स्पीच दी थी। उस स्पीच का रिएक्शन हुआ, और राजीव गांधी जो थे वो ऑलरेडी क्या कर रहे थे कि वो हिंदू पार्टीज जो थी राम जन्मभूमि के सिलसिले में उनसे कांटेक्ट में थे। और वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि ये कह देना कि साहब ये सिर्फ एक लॉ पास करके क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट हुआ, वो अपीजमेंट भी नहीं हुआ, क्योंकि इवेंचुअली इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में अपहोल्ड किया। और किसके कहने पे अपहोल्ड किया? हरीश साल्वे सॉलिसिटर जनरल थे, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। वाजपेयी जी ने रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि रिलीजन के डिफरेंट पर्सनल लॉस के बिना पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लिजिटिमेट है। और इस बीच आप देखिए राजीव गांधी के बाद चंद्रशेखर, वीपी सिंह, देव गौड़ा, वाजपेयी जी, 3 गवर्नमेंट्स उन्होंने ली। हमारे मोदी जी, मनमोहन सिंह, इतने प्राइम मिनिस्टर हो गए, किसी ने ये नहीं कहा हम ये लॉ रिपील करेंगे। पिछले 5 साल में तो 5000 से ज्यादा लॉज रिपील हो गए, तो ये 86 का लॉ भी रिपील कर दिया जाता। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये लॉ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं है। अब जो इसमें रियल स्टोरी है, जो स्टोरी हम लोग नहीं जिसको समझना चाहते, वो स्टोरी ये है कि इस एक्ट की डिमांड से पहले, ये डिमांड तो 85 अप्रैल के बाद आएगी, ये एक्ट तो 86 में बनेगा। ये एक्ट से पहले तो बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और वो क्यों खोले गए वो स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि जितने मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट और फेनेटिक इस केस को रिवर्स कराने के लिए जिम्मेदार हैं, उतना ही लेटली आप देखेंगे कि जो मोबिलाइजेशन हिंदू राइट का हो रहा है वो एक फेलियर है। और आप ये सोचिए कि दोनों केसेस में सरकार ने मुस्लिम मॉडर्न लिबरल व्यू और हिंदू मॉडर्न सेकुलर लिबरल व्यू इसको इग्नोर किया। ये अफसोस की बात है कि हमारी सरकारें जो हैं वो एनलाइटेंड ओपिनियन नहीं सुनती किसी कम्युनिटी का, वो ओपिनियन सुनती हैं सिर्फ रिग्रेसिव उलेमा का या धर्म संसद का। 1983 में वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने मूवमेंट शुरू कर दिया बाबरी मस्जिद को लिबरेट कराने के लिए। प्राइम मिनिस्टर को मेमोरेंडम लिखा गया, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बन गई, और उसमें उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी बताया कि क्या साहब एक चार्टर होगा कि उन्हें यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। और 7 अक्टूबर 1984 को लाखों भक्त जो थे वो सरयू रिवर पर जमा हो गए, और उन्होंने ये कसम खा ली कि हमको जो है ये जो लॉक्ड बाबरी मस्जिद है इसको आज़ाद कराना है। 8 अक्टूबर 1984 को 130 किलोमीटर का लखनऊ से मार्च शुरू हुआ, लखनऊ के लिए अयोध्या से। 15 अक्टूबर 1984 को श्री राम जानकी रथ जो था वो शुरू हो गया,
और वो 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली पहुंचा, लेकिन उसी दिन आपको मालूम है इंदिरा जी का असैसिनेशन हो गया तो सस्पेंड करना पड़ा। फिर इलेक्शन हो गए, इलेक्शन में राजीव गांधी को बहुत मैसिव मेजॉरिटी मिल गई। और वो मैसिव मेजॉरिटी कांग्रेस को इसलिए मिली थी क्योंकि उस जमाने के जो जनसंघ थी और उस जमाने का जो हिंदू राइट था उसने पूरी तरह कांग्रेस को सपोर्ट किया, और वो सिख जेनोसाइड में भी उनका सपोर्टर था जो 1984 में हुआ था। वीएचपी ने फिर बाद में रेजोल्यूशन पास किया था, आपको मालूम है 14 अक्टूबर 1984 को हजरत महल पार्क में भी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि जितनी भी मस्जिदें जो हैं जिनमें टेंपल बनाने का टेंपल से मस्जिद में कन्वर्ट करने का एलिगेशन है वो सब हैंड ओवर कर दी जाएं जगत गुरु रामचंद्र आचार्य ऑफ वाराणसी। 30 जून 1985 को अब राजीव गांधी की सरकार बन चुकी है। राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति ने फिर अल्टीमेटम दिया कि अगर 6 मार्च 1986 तक ताले नहीं खोले गए तो ये जो एजिटेशन है ओपन द लॉक, ये एजिटेशन बदल जाएगा ब्रेक द लॉक। अब आप ये देख लीजिए कि ये बात हो रही है जून 1985 में, और वो एक्ट जिसके लिए इल्जाम दिया जाता है वो बनेगा 1986 में। बजरंग दल की फाउंडेशन डल गई इस बीच, और वीएचपी ने यह कहा कि जो आइडियल है हनुमान जी का कि राम जी का काम पहले होगा उसके बाद ही आराम होगा, उसी आइडियल पर रहेंगे। अब वीएचपी ने जो इस तरीके की ये कैंपेन चलाई, यानी आप ये सोचिए कि 250 हिंदू एमपी सारी पार्टीज के मिलके उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया। अभी तक आप देख रहे हैं कि मुस्लिम एमपीज, मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम क्लर्जी उतनी प्रोमिनेंटली सामने नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि मुस्लिम लीडरशिप ने शाहबानों के केस को रिवर्स कराने में गलती की। उससे एक अपीजमेंट की बोगी को आर्गुमेंट मिल गया। अगर यह ना कराया होता तो कम से कम एक स्टिक मुसलमानों को मारने के लिए कम होती, वो स्टिक भी हमने उनको दे दी। और इसीलिए कहते हैं कि साहब ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अब राजीव गांधी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? राजीव गांधी ने यह तय कर लिया पहले कि भाई ये जो 6 मार्च है उससे पहले पहले ताले खोल दिए जाएंगे, पूजा अर्चना होने लगेगी। जबकि आपको मालूम है कि पूजा 1949 से हो रही है, भोग भी लग रहा है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। फिर आप ये देखेंगे कि एक मीटिंग 5 जनवरी 1986 को माता प्रसाद यूपी के होम सेक्रेटरी थे, उनकी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन फरहत अली साहब से हुई कि क्या ये केस गिव अप किया जा सकता है, और 1 फरवरी को वो ऑर्डर पास हो जाता है। दरअसल 25 जनवरी को ही एक उमेश चंद्र साहब जो एडवोकेट हैं वो मुंसिफ कोर्ट में जाते हैं। अब ये पार्टी नहीं है किसी भी जो सूट में, ना इनको पार्टी इंप्लीट किया गया, और जो ओरिजिनल पार्टीज हैं उनको नोटिस नहीं इशू किया गया। मुंसिफ ने यह कहा कि भाई ये ऐसा मामला मैं नहीं तय कर सकता हूं। अभी मुंसिफ ने कोई फैसला भी नहीं किया, उसका फैसला नहीं हुआ लेकिन उसकी अपील हो जा रही है आपके 31 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट जज के यहां। और ये जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं हमारे, ये डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में मैं जरा सा एक आध बात और बताऊंगा। अपील में लॉ के स्टूडेंट्स जानते हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होते। जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी बाबरी मस्जिद की अपील है, ये फर्स्ट अपील है, कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो रहा। उन्होंने एसपी, एसएसपी और डीएम के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए कि साहब वो मूर्तियों की रक्षा बिना ताला लगाए भी की जा सकती है। अब ये देखिए कि ये पूरा आर्गुमेंट जो है, यानी मूर्तियों की रक्षा, यानी टेंपल की रक्षा, वो मस्जिद की रक्षा नहीं हो रही, ये स्टेटस को का नया मीनिंग है। अब ये जो केएम पांडे साहब हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब, इन्होंने आनन फानन में फौरन फैसला दे दिया इन नो टाइम। मुस्लिम पार्टीज को इस बीच पता चल गया, वो गई कि हमें इंप्लीट कर लो। उन्होंने कहा 4:15 बजे बताएंगे इंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे। इंप्लीट करने की पिटीशन रिजेक्ट हो गई और 4:40 पे उन्होंने फैसला दे दिया कि ताले खोल दिए जाएं। दूरदर्शन की टीम वहां पहले से मौजूद थी कि इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर ले। अगले दिन अखबारों में आ गया कि राम जी का वनवास खत्म हो गया। ये पूरी प्लानिंग जो है ये राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने हिंदू अपीजमेंट के लिए की थी। लेकिन सारा इल्जाम, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप ये सब डेवलपमेंट्स को नहीं अच्छी तरह समझ रही थी, दूर की नहीं सोच रहे थे, वो इस ट्रैप में गिर गए और उन्होंने एक गलत डिमांड की। और उसकी वजह से आप ये देखिए कि आज तक ये बोगी जो है मुस्लिम अपीजमेंट की ये की जा रही है। और अजीब बात के मुंसिफ ने भी लिखी कि साहब इन्होंने जज ने, डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं हमारे केएम पांडे साहब, कि साहब वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, किसके ऑर्डर से ताले लगे थे। अरे भाई वो तो रिकॉर्ड सारा मौजूद था।
अब मैं आखिरी बात बस ये कहना चाह रहा हूं कि ये इन्होंने के.एम. पांडे साहब ने अपने मेमोयर्स लिखे कि साहब जिस दिन मैं ये केस सुन रहा था उस दिन वहाँ कोर्ट की दीवार पे एक काला बंदर जो था वो बैठा हुआ था, लोग उसको खिलाना पिलाना चाह रहे थे, उसने खाया नहीं और फिर वो शाम को चला गया। और जब मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी घर लाए तो मैंने देखा कि वो घर की दीवार पे बैठा था, मैंने उनको सलाम किया और मैं अंदर चला गया। ऐसा ही बिल्कुल हो चुका है केहर सिंह के केस में, इंदिरा जी के असैसिनेशन केस में। एक आर्गुमेंट ये था कि साहब बेअंत सिंह साहब जो थे उन्होंने ईगल को या फैल्कन को देखा और उन्होंने इसको समझा कि ये गुरु जी का मैसेज है। आज आपने सुन लिया कि ये जो एक इल्जाम है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट हुआ शाहबानों में, उसकी वजह से हिंदुत्व प्रोजेक्ट जो है बड़ा, ये बात सही नहीं है। हिंदुत्व प्रोजेक्ट पहले से शुरू हो गया था, 82-83 में उसका डेवलपमेंट होने लगा था। असलियत में पहले हिंदू अपीजमेंट हुआ ताले खोलने का और बाद में शाहबानों के जजमेंट को पलटने का फैसला हुआ। मेरे हिसाब से यहां मुस्लिम लीडरशिप की चूक हुई और मेरे हिसाब से ये जो डिमांड थी ये डिमांड गलत थी और उलेमा और पर्सनल लॉ बोर्ड ने सही से रीड नहीं किया। कुछ मुस्लिम लीडर्स ने गो के उनको सपोर्ट नहीं मिली, रिपब्लिक डे के बाइकॉट की बात की। कुछ ने पहले यह कहा था कि हम बाबरी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे। ये सारी की सारा चीज धर्म नहीं है बल्कि धर्म के नाम पे राजनीति है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।